मैं डॉक्टर आर पी पुरोहित, आपका स्वागत है। हम अभी सोवियत संघ में थे, हम अभी सोवियत संघ में ही हैं और पिछले व्याख्यान में 9 अगस्त 1971 को जो भारत और सोवियत संघ के बीच सुरक्षा मैत्री संधि संपन्न हुई थी, वहां तक हम पहुंचे थे। आज उसके आगे देखें। इस संधि के संपन्न होने के बाद संधि के पक्ष में कुछ बातें कही गई, संधि की आलोचना में अर्थात संधि के विरोध में भी कुछ बातें कही गई। इनको संक्षिप्त में जरा देख लें। इस संधि की आलोचना करते हुए विशेष करके पश्चिमी देशों ने यह कहा कि भारत ने सोवियत संघ के साथ सुरक्षा संधि कर अपनी गुटनिरपेक्षता को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया है। ये उनका सबसे बड़ा आक्षेप था। इस आक्षेप का उत्तर यह दिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहले व्यवहार को महत्व दिया जाता है, सिद्धांत का पालन करना उतना अधिक आवश्यक नहीं होता। एक ही सिद्धांत होता है, राष्ट्रहित। राष्ट्रहित की दृष्टि से कोई भी राष्ट्र कोई भी कदम उठाए तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। सिद्धांत यह था कि भारत किसी भी देश के साथ सैनिक संधियों के बंधन में नहीं बंधेगा। लेकिन ऐसी आलोचना करने वाले इस चीज को भूल जाते हैं कि जैसे इसके पहले सैनिक संधियां हुई थी विभिन्न राष्ट्रों के बीच, नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट को हमें याद करें, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि यदि इन सदस्य देशों में से किसी भी एक राष्ट्र के एक सदस्य के ऊपर कोई गैर सदस्य आक्रमण करता है तो इसे अपने ऊपर हुआ आक्रमण मानेंगे और बाकी सदस्य राष्ट्र मिल करके आवश्यक कदम उठाएंगे, उस आक्रमण का सामना करेंगे। मतलब यह था कि यदि सदस्य राष्ट्र चाहे या न चाहे, उसकी सहायता के लिए दूसरे देश अवश्य ही आएंगे, बाध्यता थी। ऐसी कोई बाध्यता भारत सोवियत संघ के बीच सुरक्षा मैत्री संधि में प्रावधान नहीं किया गया था। इसमें स्पष्ट था, इसकी धारा 9 के अंतर्गत, कि यदि इन दोनों में से अर्थात भारत अथवा सोवियत संघ पर कोई तीसरा देश आक्रमण करता है या युद्ध की आशंका उत्पन्न होती है तो दोनों देश मिल बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं कि भारत पर आक्रमण हुआ तो सीधे सोवियत संघ अपनी सेना भेज देगा, ये ऐसा नहीं है। ये सुरक्षा और मैत्री संधि भारत और सोवियत संघ के बीच जो संपन्न हुई थी, इसमें और जो नाटो, सीटो, सेंटो या वार्सा पैक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है, उसमें ये महत्वपूर्ण अंतर है। तो आलोचक ये चीज भूल जाते हैं और भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति से आबद्ध करके रखना चाहते हैं। भारत अभी भी गुटनिरपेक्ष बना हुआ है। जब वह संधि कर लिया तब भी भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पर आरूढ़ रहा, और क्योंकि संधि के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया था कि सोवियत संघ भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का और भारत सोवियत संघ की विदेश नीति का सम्मान करेगा। वस्तुतः इस संधि के संपन्न हो जाने के बाद न केवल भारत को एक विश्वस्त मित्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय संस्थान में मिल गया था, इसको लेकर के पश्चिमी देशों के पेट में दर्द होने लगा। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका की तो पेट दर्द की बात आप कहना मत भूलिएगा। इतना ज्यादा पेट में दर्द होने लगा कि इसको लेकर कोई चिल्लाने लगे, करीब भारत ने गुटनिरपेक्षता छोड़ दिया। व्हाट नॉनसेंस। सबसे पहले हमारा राष्ट्रहित है, जबकि अमेरिका स्पष्ट रूप से हमको बोल चुका था कि यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है अथवा चीन भी मिलकर के भारत पर आक्रमण करता है तो भी भारत को अमेरिका से सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और चीन तथा पाकिस्तान दोनों ही भारत को धमका रहे थे, और इधर पाकिस्तान ने तो
आक्रमण ही कर दिया था और चीन को सख्त चेतावनी दिया था सोवियत संघ ने, और हमको भारत को आश्वासन दिया था कि यदि चीन इसमें किसी प्रकार की शरारत करने का दुस्साहस करेगा तो सोवियत संघ चीन को उसके सीमा संघर्ष में, क्योंकि चीन और सोवियत संघ की सीमा मिलती थी, तो उस सीमा में उसको उलझा देगा ताकि चीन अपना कॉन्सेंट्रेशन वहां से हटा ले। तो मूल चीज था राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए, राष्ट्रहित को पूरा करने के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ सुरक्षा मैत्री संधि संपन्न किया, और वह हमको प्रतिफलित भी हुआ। आगे चल करके जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी बैठक हुई। इस बैठक में 2 बार और प्रत्येक अवसर पर सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में वोट दिया, उसने दोस्ती निभाई। तो यह सुरक्षा मैत्री संधि भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई। इसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में भारत का पूरा सहयोग मिला और सोवियत संघ का पूरा सहयोग मिला, और दोनों अटूट मैत्री के संबंध में बंध गए। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ने लगी। 1977 में श्रीमती गांधी परास्त हुई और जनता शासन आया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। दोनों ने सोवियत संघ की यात्रा की और वहां से राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आए। इस प्रकार से यात्राओं का आदान प्रदान हुआ, और जनता शासन काल में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जनता शासकों का यह विचार था कि भारत की विदेश नीति सोवियत संघ की ओर ज्यादा झुकी हुई है। इस झुकाव को उन्होंने कम करने का प्रयास किया, और अमेरिका से भारत की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस दूरी को भी उन्होंने कम करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में जिमी कार्टर, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वो भारत की यात्रा पर भी आए थे, और इस प्रकार से जनता शासन में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसी बीच जनता पार्टी सरकार गई, उसके स्थान पर चरण सिंह आए। चरण सिंह 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में रहे, और दिसंबर 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण को भारत ने स्वीकार नहीं किया। यद्यपि चरण सिंह ने कहा कि सोवियत संघ ने आक्रमण किया है, तत्काल सोवियत संघ अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटा देवे, लेकिन सब कोई जानते थे कि चरण सिंह एक अस्थायी प्रधानमंत्री हैं, और जनवरी में नया इलेक्शन होगा। जनवरी में नया इलेक्शन हुआ और श्रीमती गांधी पुनः प्रधानमंत्री के पद पर आ गई। भारत इस प्रकार के आक्रमणों को कभी भी स्वीकार नहीं करता। तो इस दृष्टि से भारत और सोवियत संघ के बीच थोड़े से मतभेद अंदरूनी तौर पर हुए, खुले तौर पर नहीं। लेकिन चूंकि भारत और सोवियत संघ के बीच बहुत अच्छे संबंध पहले से चले आ रहे थे, इसलिए श्रीमती गांधी ने अफगानिस्तान आक्रमण के बारे में कोई बात पब्लिकली नहीं कहा। लेकिन उनकी मुलाकातों में, ब्रेजनेव के साथ उनकी मुलाकात हुई, और इन मुलाकातों में भारत ने चुपके से बता दिया कि भारत इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार नहीं करता। लेकिन इसके पहले जैसा पंडित नेहरू ने हंगरी संकट के समय जो बातें कही थी, इस प्रकार से पब्लिकली सोवियत संघ के विरुद्ध भारत ने कुछ नहीं कहा, और मुगाम्बो खुश हुआ। आगे चल करके 1983 में जब भारत में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ 1983 में, तो उस समय अधिकांश राष्ट्र इस मत के थे कि सोवियत संघ के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए, और एक प्रस्ताव पारित करके कहा जाए कि सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान से हटा ली जाए। भारत, श्रीमती गांधी इस समय शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष थी। एक परंपरा रही है कि जिस देश में शिखर सम्मेलन होता है, किसी प्रकार का शिखर सम्मेलन हो, तो उस राष्ट्र के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 1983 में जो शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, उसमें श्रीमती गांधी नाम की अध्यक्ष थी, NEM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वो अध्यक्ष थी। तो अध्यक्ष अपने रहते सोवियत संघ के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव कैसे पास करवा सकता है?
भारत ने निंदा प्रस्ताव पेश ही नहीं होने दिया। एक दूसरी बात, सोवियत संघ की सेना हटाने की बात आई तो उसमें श्रीमती गांधी ने कूटनीतिक व्यवहार किया। उन्होंने सभी सदस्यों को इस बात के लिए समझा दिया कि इसमें सोवियत संघ का नाम हटा दिया जाए और उसके स्थान पर विदेशी सेनाएं शब्द रखा जाए। सब राष्ट्रों की सहमति हुई और प्रस्ताव पारित हुआ कि अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं हटाई जाएं। इसको लेकर के सोवियत संघ खुश हुआ। देखिए, ये उदाहरण पहले दे चुका हूं, पुनः आपको बताता हूं। पति पत्नी अपनी 50वें विवाह की वर्षगांठ पर बढ़िया सा एक उन्होंने समारोह किया। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपके सुखी वैवाहिक जीवन का राज क्या है? तो पति ने कहा, हम दोनों लड़ते हैं। अच्छा, फिर हम दोनों लड़ते हैं और हमारी श्रीमती, हमारी पत्नी, जो भी सामान उसके हाथ में आया उसको फेंक फेंक कर मेरी तरफ मारती है, मेरी तरफ फेंकती है ताकि मुझको लगे। यदि लगा, मान लीजिए गिलास फेंक कर मारा, गिलास मुझे लगा तो पत्नी खुश, यदि नहीं लगा मैं खुश। तो ये हमारी सफलता का राज है। दुनिया को सबको पता था कि अफगानिस्तान में केवल सोवियत संघ की सेनाएं हैं और प्रस्ताव पारित हुआ विदेशी सेनाएं, विदेशी सेनाओं का मतलब सोवियत संघ की सेनाएं। यही कूटनीति है और इस कूटनीतिक सफलता के कारण श्रीमती गांधी और ब्रेजनेव, सोवियत संघ और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध अच्छी तरह से बना रहा। जब कभी भी उधर यूनाइटेड नेशंस में इसकी चर्चा हुई, भारत ने अफगानिस्तान के मामले में अपना वोट या तो नहीं दिया या वह न्यूट्रल रहा, तटस्थ रहा। इस प्रकार से भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को अच्छी तरह से बनाए रखा। इसके बाद नवंबर 1982 में ब्रेजनेव की मृत्यु हो गई। आंद्रोपोव आए नवंबर 82 में आए और फरवरी 84 तक रहे। इसके बाद चेरनेनको आए फरवरी 1984 से मार्च 1985 तक। इनका कार्यकाल भी बहुत कम समय रहा। इसके बाद गोर्बाचेव आए मार्च 1985 से 1993 तक रहे। तो ब्रेजनेव के बाद 3 व्यक्ति राष्ट्रपति बने, चेरनेनको, आंद्रोपोव, चेरनेनको और फिर उसके बाद गोर्बाचेव। इन दोनों का कार्यकाल बहुत कम रहा। गोर्बाचेव का कार्यकाल लगभग 5-6 वर्ष रहा। गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, इन 2 नीतियों का प्रतिपादन किया, इन 2 नीतियों की घोषणा की। पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन। देखिए, 2 चीजें हैं। खुलापन, किस चीज का खुलापन? अभी तक मतलब 1917 से लेकर के 1985-86 तक सोवियत संघ में एक बंद का भाव था कि सोवियत संघ में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में दुनिया को पता न चले और दुनिया में जो भी हो रहा है सोवियत संघ के लोगों को पता न चले। कठोर नियंत्रण, आयरन कर्टन, लौह पर्दा। गोर्बाचेव ने खुलापन का नारा दिया कि हम दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में जानें, दुनिया के लोगों के साथ हम अपना संपर्क बढ़ाएं। ये खुलापन था। अभी तक जो भी हो रहा था उसके सर्वथा विपरीत यही खुलापन का नारा दिया था इमरे नस ने 1956 में हंगरी में, और सोवियत संघ ने इमरे नस का दमन कर दिया था, प्रजातांत्रिक आंदोलन का दमन कर दिया था। खुलापन प्रजातांत्रिक भावना का प्रतीक था। और पुनर्निर्माण कैसे? साम्यवादी व्यवस्था में सवै भूमि गोपाल की होती है, निजी संपत्ति पर प्रतिबंध होता है। तो अपने भारत में देखिएगा, जो भी शासकीय संरचनाएं होती हैं
वे सब घाटे में चलती हैं। जो भी शासकीय संस्थाएं होंगी घाटे में चलेंगी, क्योंकि सरकार बिजनेस चला नहीं सकती। तो हमारा यह कटु अनुभव है कि शासन व्यापार के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तिगत प्रोत्साहन नहीं मिलता। जैसे एक सरकारी दुकान है, सरकारी दुकान में जो कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, जितना बिके या जितना न बिके, उनका वेतन तो यथावत रहेगा। तो उनको व्यक्तिगत प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? जबकि एक व्यक्ति एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है, वह अपना पूरा का ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके उस चीज को और आगे बढ़ाता है, और जो भी प्रॉफिट होता है वह उसके पास रहता है। और ये व्यक्तिगत प्रोत्साहन है। ये व्यक्तिगत प्रोत्साहन साम्यवादी व्यवस्था में नहीं होता। तो सोवियत संघ सभी प्रकार से थोड़ा सा डाउन की ओर जाने लगा था, नीचे की ओर जाने लगा था। इसलिए गोर्बाचेव ने पुनर्निर्माण का नारा दिया। इन दो नारों के कारण, इन दो सिद्धांतों के कारण सोवियत संघ की जो बहुत ही विकट स्थिति थी, इसका पता दुनिया को पहली बार चला। और स्थिति ये आई कि सोवियत संघ के विघटन की पृष्ठभूमि बनी, और पूरे 15 गणराज्य थे शुरुआती दौर में। गोर्बाचेव के पद ग्रहण करते ही 3 गणराज्यों को अलग कर दिया गया। तीनों गणराज्य लिथुआनिया ये सब अलग हो गए। बचे 12 गणराज्य, जिसमें रूस सबसे बड़ा था। इन 12 गणराज्यों के मुखिया लोगों की एक बैठक हुई, और उस बैठक में बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इन 12 गणराज्यों ने अपने आप को सोवियत संघ को भंग करके स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। इस प्रकार से 1917 में जिस सोवियत समाजवादी गणराज्यों का एक संघ बना था, वह 1991 में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया, भंग हो गया, और फिर से रूस ने सोवियत संघ के दायित्वों को स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से सोवियत संघ खत्म हो गया। उसकी पूरी कहानी खत्म हो गई, साम्यवादी व्यवस्था खत्म हो गई, और रूस उसके स्थान पर आ गया। यह था सोवियत संघ के विघटन की कहानी। एक बात यहां पर महत्वपूर्ण, कि आखिर सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था विघटित क्यों हुई? हम मनुष्य हैं, हम विवेकशील हैं, व्यक्ति का मुंह बंद नहीं होना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था व्यक्ति को एक पेट भरने वाला प्राणी ही मानती है, लेकिन मनुष्य पेट भरने वाले प्राणी से ऊपर है। यदि व्यक्ति को एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो भी वह जी लेगा, लेकिन उसको कहा जाए चुप रहो, कुछ मत बोलो, ये आदमी सहन नहीं कर सकता। साम्यवादी व्यवस्था विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। सोवियत संघ के विघटन के अनेक कारण हैं। हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम इस दृष्टि से इसका आकलन करेंगे कि साम्यवादी व्यवस्था में चूंकि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, प्रतिबंध का वातावरण हमेशा आपके चारों तरफ बना रहता है, इसलिए सोवियत संघ विघटित हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यवस्था 75 साल तक चलने के बावजूद भी व्यक्ति के जीवन में उतर नहीं पाई, उस व्यवस्था को आप कहां तक उचित समझेंगे? प्रजातंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है, प्रजातंत्र जीवन की एक शैली है, प्रजातंत्र हमारे जीवन का एक अंग है। और जब तक व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रजातंत्र को न उतार लेवे, किसी देश में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। यही स्थिति आज चीन में है। चीन के लोग धीरे धीरे चिल्लाना शुरू कर रहे हैं प्रतिबंध को खत्म करने के लिए, प्रतिबंध को दूर करने के लिए। लेकिन चीन है अभी भी वही प्रतिबंध को
अपना रहा है जिन प्रतिबंधों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ था। यह चीन के लिए, चीन इतिहास से सबक नहीं ले रहा है। इतनी कड़ाई अपने नागरिकों पर करना किसी भी देश के लिए उपयुक्त नहीं है, और कड़ाई किसी चीज का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। सहजता का वातावरण होना चाहिए। जब तक सहजता आपके व्यवहार में नहीं आएगी, आप उस देश में रह नहीं सकते। यह था सोवियत संघ के विघटन की कहानी। इसके बाद रूस ने सोवियत संघ के समस्त उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया और उसका स्थान ले लिया। सोवियत संघ को हटा करके रूस को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य और सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बना दिया गया, और इस प्रकार से 1945 से जो शीत युद्ध शुरू हुआ था उसका भी पूरी तरह से अंत हो गया। इसके बाद येल्त्सिन आए। येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बनकर रहे, और थोड़े से भारत और सोवियत संघ के बीच कुछ विवाद थे। विशेष करके भारत पर सोवियत संघ का लगभग 10 अरब डॉलर का ऋण था। उसको चुकाने के लिए दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने मिलकर के वार्ता किया और उसका समाधान निकाला। एक महत्वपूर्ण बात, जब सोवियत संघ था उस समय क्रायोजेनिक रॉकेट, क्रायोजेनिक इंजन देने के बारे में भारत और सोवियत संघ के बीच संधि हुई थी। रूस, येल्त्सिन ने कहा हम आपको क्रायोजेनिक इंजन देंगे। ये इंजन क्या होता है कि इस इंजन के माध्यम से, इस रॉकेट के माध्यम से उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। उसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। भारत के पास उसमें नहीं था, इसलिए भारत ने सोवियत संघ से समझौता किया था। सोवियत संघ ने कहा था हम आपको देंगे, येल्त्सिन ने भी कहा हम आपको देंगे। लेकिन आगे जो घटनाएं घटी, क्योंकि रूस की आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी, विकराल हो गई थी, और उस समय अमेरिका से उसको सहायता मिल रहा था। तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला कि वह भारत को क्रायोजेनिक इंजन न देवे, और आखिरकार रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। कहा कि रूस में अभी कुछ परेशानियां हैं, और उसके चलते रूस भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे सकता। उसने खेद प्रकट किया, सॉरी बोल दिया। लेकिन धन्य हो भारत के वैज्ञानिक, 2 साल के अंदर उन्होंने अपना क्रायोजेनिक इंजन बना करके दुनिया को दिखा दिया कि हम में भी दम है। आप हमको बोलिए क्या करना है, हम करके दिखा देंगे। और क्रायोजेनिक इंजन बिना किसी दूसरे देशों की सहायता के भारत के वैज्ञानिकों ने बना लिया। भारत के वैज्ञानिक धन्यवाद और साधुवाद के पात्र रहे। इसके बाद पुतिन आए। पुतिन अभी भी हैं, बहुत लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति के रूप में, कभी रूस के प्रधानमंत्री के रूप में, कभी अभी फिर रूस के राष्ट्रपति के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। पुतिन के साथ भारत का बहुत बढ़िया संबंध बन चुका है, और पुतिन के समय में जो घटनाएं घटी या जिस प्रकार से अभी स्थिति है उसके बारे में एक चर्चा करें। परस्पर यात्राएं और शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष, रूस के राष्ट्रपति हो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, ये प्रायः हर वर्ष एक दूसरे के देशों की यात्रा करते हैं, और इन्होंने एक परंपरा बना दी है कि दोनों देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, हर वर्ष एक बार, कम से कम एक बार मिलेंगे, शिखर सम्मेलन करेंगे। दुनिया में जहां कहीं भी सम्मेलन अगर होते हैं तो वहां पर तो भेंट मुलाकात होती ही है। इसके अलावा भी अलग से दोनों नेताओं का शिखर सम्मेलन हर वर्ष होता है। शिखर सम्मेलन से दोनों देश एक दूसरे के और करीब आते हैं। दोनों नेताओं के बीच एक दोस्ताना मैत्रीपूर्ण संबंध बनता है। फिर रूस इस चीज को अच्छी तरह से समझने लग गया है, समझ लिया कि पश्चिमी देशों पर निर्भरता से हमारा भला नहीं होगा। वे रूस को हमेशा एक निर्भर राष्ट्र की दृष्टि से देखेंगे। फ्रांस अमेरिकन गुट से बाहर क्यों आया? क्योंकि फ्रांस को समझ में आ गया था कि अमेरिका पर निर्भर होने से फ्रांस अपने पुराने वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता, वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। परिणाम यह हुआ कि फ्रांस
अमेरिकन गुट से बाहर आ गया। रूस भी इस चीज को समझने लगा। परिणाम स्वरूप रूस ने सोचा कि अब पश्चिमी देशों पर निर्भरता हमको अपनी कम करनी पड़ेगी। तो वह किस पर निर्भर हो सकता है? भारत पर, क्योंकि भारत एक विश्वस्त मित्र है। चीन पर भी वह भरोसा कर सकता है, लेकिन चीन के साथ पुराने समय में उसके मतभेद थे, अभी भी मतभेद हैं। तो चीन की तुलना में भारत रूस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पुतिन या रूस के शासक वर्ग भारत के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस रक्षा उत्पादनों में दुनिया में महत्वपूर्ण है। रक्षा संबंधी विभिन्न चीजों का उत्पादन करता है। तो भारत और चीन रूस के सबसे बड़े खरीदार हैं, रूसी हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं, और लगभग 60% रूस और चीन मिलकर भारत और चीन मिलकर खरीदते हैं। तो जब इतना बड़ा खरीदार भारत है, तो फिर रूस भारत के समीप ही रहेगा, उससे दूर जाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर रक्षा उपकरण, तकनीकी, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा, इन सभी क्षेत्रों में हम रूस के साथ अनेक सैकड़ों संधियां हो चुकी हैं, और इन संधियों के माध्यम से हम अपनी जरूरतों को अपने देश में लाते हैं, और उसके अनुरूप रूस के साथ हम आयात निर्यात इस प्रकार से चलते रहता है। तो वर्तमान समय में रूस के साथ हमारे हर क्षेत्र में सहयोग का भाव है, और इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की संधियां समय समय पर होती रहती हैं। फिर अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध भारत का साथ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, स्वाभाविक है दुनिया एक ध्रुव हो गया, दुनिया में एक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, चीन अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता था। तो रूस को अमेरिका का टक्कर देने के लिए एक विश्वस्त मित्र की आवश्यकता थी, और भारत के समान उसका विश्वस्त मित्र कोई दूसरा नहीं हो सकता था, चीन नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत की विश्वसनीयता पूरी दुनिया ने आज की तारीख में स्वीकार कर लिया है। 1950 से लेकर के आज 2022 तक जितनी भी घटनाएं घटी, भारत ने कभी भी दब्बूपन का परिचय नहीं दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल खुले रूप में विभिन्न प्रकार की बातों को कहता है, और दुनिया के सब राष्ट्र इस चीज को स्वीकार करते हैं कि भारत भारत है, भारत भारत है। और जहां तक चीन के साथ हमारी सीमा विवाद को लेकर के समस्या है, रूस अच्छी तरह से जानता है कि चीन की प्रवृत्ति विस्तारवाद की रही है। तो भले ही रूस चीन की ज्यादा आलोचना नहीं करता, लेकिन भारत की तारीफ जरूर करता है। अगर पिछले दिनों गलवान घाटी में जो घटना घटी, और उसमें भारत का जो स्टैंड था, भारत ने जो रुख अख्तियार किया, उसकी तारीफ रूस ने जरूर की। उसने कहा कि भारत ने जिस प्रकार से चीन के साथ अपने विवादों को निपटाने में, सुलझाने में जिस प्रकार से एक मार्ग बताया है, जिस प्रकार से उसने रुख अख्तियार किया है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और अब आते हैं यूक्रेन विवाद पर। पिछले 7-8 महीने से रूस का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। भारत कभी भी युद्धों का समर्थन नहीं करता। तो भारत ने, नरेंद्र मोदी ने पुतिन को बता दिया, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप दूसरे तरीके से यूक्रेन को लाने का प्रयास करिए, आप डिप्लोमेसी अपनाइए, कूटनीतिक वार्ता करिए, डायलॉग करिए, मतलब बात करिए, और यूक्रेन को मनाने की कोशिश करिए। युद्ध करेंगे, युद्ध से न आपका भला होगा न किसी का भला होगा। और इस भारत के रुख को पूरी दुनिया वालों ने तारीफ की है। यह स्पष्ट है कि भारत रूस का इस विषय में पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि भारत की अपनी मानसिकता है कि वह कभी भी हिंसा को प्रश्रय नहीं देता, युद्ध को प्रश्रय नहीं देता। तो यह है
भारत और रूस के बीच संबंध। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, रूस के लिए भारत सर्वाधिक एक विश्वस्त मित्र है। समय की कसौटी पर कसा हुआ संबंध है ये। जब जब संकट की स्थिति आई, दोनों ने एक दूसरे का साथ अच्छी तरह से दिया। किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं, किसी प्रकार से दो नंबर की बातें नहीं। दोनों ने खुल करके एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के सम्मान की उन्होंने रक्षा की। तो ये टाइम टेस्टेड ट्रेजर है। फिर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। दुनिया में कहीं भी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां एक सी स्थिति में नहीं रहती, परिवर्तित होती रहती हैं। और अभी तक 1950 से लेकर के आज 2022 तक जो भी परिस्थितियां आई, दोनों की दोस्ती हमेशा कारगर सिद्ध हुई, हमेशा महत्वपूर्ण रही और संबंधों में सुदृढ़ता अभी स्थापित हो गई है। पूरी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में आज हम रूस से अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। आज अमेरिका की ओर भी हम झुक रहे हैं, अमेरिका की ओर भी हम अपने संबंध को बना रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक बनिया देश है और अपने व्यापारिक संबंध को ज्यादा महत्व देता है। वो सोचता है कि वह जो चीज उत्पादित करेगा उसकी बिक्री होनी चाहिए। अमेरिका को अपने रक्षा उत्पादन सामग्रियों के बिक्री की चिंता है, रूस को उसकी चिंता नहीं है। तो ये है भारत रूस संबंध। तो समय की कसौटी पर खरा उतरा यह संबंध है और हम चाहेंगे कि भारत रूस के बीच यह संबंध आने वाले वर्षों में भी बना रहे। इसी के साथ हमारी रूस और सोवियत संघ की यात्रा समाप्त होती है। अगले दिन हम फिर से चलेंगे इंग्लैंड की ओर। आपको धन्यवाद।